Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So today we will discuss the principle of management. So हमने पहले 5 प्रिंसिपल पहली वाली वीडियो में डिस्कस किए थे. अभी बाकी के प्रिंसिपल अब हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो 6th वन हमारा क्या था? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट supersede the interest of the individual or employees. In the organization, all the employees are working with the same objective and there ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या बोल रहे हैं कि हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ठीक है. और उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी सेम ही मोटिव होना चाहिए उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना. ठीक है. इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैन देयर इज़ नो प्रॉब्लम. बट इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप आर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन दैन द मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकनसाइल individual interest with organizational goal, and if it not possible then the individual goal must be sacrificed for achieving the organizational goal. तो क्या बोला गया है कि हमेशा एक इंडिविजुअल का और एक ऑर्गेनाइजेशनल का क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ठीक है. अगर इन दोनों के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं. ठीक है. दोनों के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी. ठीक है. तो जिसकी वजह से क्या, एक मैनेजर को क्या चाहिए कि वो क्या करे, एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को रिकनसाइल करे किसकी तरफ, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ज़्यादा. ठीक है. ताकि वो क्या कर सके, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अच्छे से अचीव कर सकें. ठीक है. So manager must take all the decision in the organization by giving priority to the organizational interest and not his personal interest. तो क्या बोल रहे हैं कि मैनेजर का क्या है कि उसे डिसीजन लेना पड़ेगा किससे रिलेटेड, कि ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए जहाँ एक इंडिविजुअल का. ठीक है. तो उसे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल का जो ऑब्जेक्टिव है उसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, उसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. ठीक है. किससे ज़्यादा, पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा. ठीक है. नेक्स्ट इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएंगे इस प्रिंसिपल के, अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये. कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल के बीच में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगी. ठीक है. इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे अगर हम इस प्रिंसिपल का वायलेशन किया जाएगा, तो नो अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब कि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे. इवन एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो सफ़र इन अ लॉन्ग रन. तो इसमें क्या होगा, एम्प्लॉयज़ भी सफ़र करेंगे काफ़ी टाइम तक. ठीक है. सो 7th प्रिंसिपल हमारा क्या था, रेम्यूनरेशन ऑफ द पर्सन. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एडुकेटली टू गिव दैम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. तो क्या बोल रहे हैं कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी अच्छी पे मिलनी चाहिए, जितनी उन्हें चाहिए, मतलब जितनी उसे पे कर सकें हम. ठीक है. मतलब कि उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो भी उनका हिस्सा बनता है उन्हें मिलना चाहिए. ठीक है. ताकि वो क्या करे, मैक्सिमम ही सेटिस्फाइड रहे. ठीक है. The employees should be paid fair wages and salaries which would be given at least at a reasonable standard of living. उन्हें इतनी सैलरी और वेजेस तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए कि वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड क्या कर सके, मतलब अपना डेली के जो खर्चे हैं वो तो एटलीस्ट वो पूरे कर सकें. एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, और वो कंपनी के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि एटलीस्ट वो कंपनी की कैपेसिटी है कि वो इतना पे कर पाए उन्हें. सो द फेयर वेजेस इज़ डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू. अब इन वेजेस को डिटरमाइन करने के लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, लाइक बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी मिनिमम वेजेस एटलीस्ट एक वर्कर को पे करनी चाहिए. ठीक है. सो द वेजेस एंड द सैलरी पेड बाय द कंपिटिटर्स, हमारे कंपिटिटर्स कितनी वेजेस एंड सैलरीज पे कर रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के हमें क्या करना था, वेजेस पे करनी है अपनी कस्टमर्स को, वर्कर्स को. नेक्स्ट है इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इस प्रिंसिपल के, एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड. इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होंगे. कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव, एम्प्लॉयज़ की क्या होगी, कमिटमेंट करेंगे वो. ठीक है. कमिटमेंट इनकी इम्प्रूव होगी. कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, डिससेटिस्फेक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या होगी, डिससेटिस्फेक्शन होगी और वो डिसमोटिवेटेड होंगे. नेक्स्ट 8th प्रिंसिपल हमारा क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन.
सो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन द फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। तो क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन किस चीज़ को रेफर कर रहा है कि अथॉरिटी और पावर सिर्फ कुछ हाथों में है जो टॉप लेवल पर है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हर एक लेवल की मैनेजमेंट को क्या करना, पावर डिस्ट्रीब्यूट करना। सो अकॉर्डिंग टू द फ्यूल अ कंपनी मस्ट नॉट बी completely centralized or completely decentralized, but there must be a combination of both depending upon the nature and the size of the organization। तो क्या बोला गया है कि फ्यूल के अकॉर्डिंग कंपनी क्या होनी चाहिए, कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड भी नहीं होनी चाहिए और कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पर क्या होनी चाहिए कि कंपनी कॉम्बिनेशन होना चाहिए इन दोनों का, मतलब जिसमें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। बट वो भी डिपेंड करता है किस चीज़ पर, उसके नेचर और साइज़ पर, ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ और नेचर पर डिपेंड करता है कि उसे कैसा होना है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट हैं, वो क्या आएंगे, फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल, ठीक है। अगर हम इसे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हम फास्ट डिसीजन की फैसिलिटी मिलती है, मतलब कोई भी डिसीजन है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ले पाएंगे ऑपरेशनल लेवल पर। और क्या रहेगा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय द टॉप लेवल, टॉप लेवल के भी काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल रह पाएगा बाकी मैनेजमेंट पर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे इसके, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन अ डिले इन डिसीजन। अगर पूरी तरह से वो सेंट्रलाइज रहेगी तो क्या होगा, डिसीजन में डिले होगा। कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन रहेगी तो मिस यूज़ होगा किसका, अथॉरिटी का। सो नाइन्थ प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। सो स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक। स्केलर चेन को हम लाइन ऑफ अथॉरिटी भी बोलेंगे और चेन ऑफ सुपीरियर्स भी बोलेंगे जो हाईएस्ट लेवल टू लोएस्ट रैंक तक जा रही है, ठीक है। सो फ्यूल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूल के अकॉर्डिंग क्या था कि वो क्या बोल रहे हैं कि इस चेन को ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड। तो क्या बोला गया है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इस की के अकॉर्डिंग, इस चेन के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र की जानी चाहिए, मतलब यहाँ से पास होनी चाहिए और इसमें कोई भी स्किपिंग पॉइंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, सो अकॉर्डिंग टू द स्केलर चेन द प्रिंसिपल इफ ई वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट ओ ही हैज़ टू मूव थ्रू ई टू डी, डी टू सी, सी टू बी एंड बी टू ए, then L, then M and N and O। तो इसे हम कैसे करेंगे, क्या बोला गया है कि अगर हमें किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो वो कैसे जाएगी, पहले वो कहाँ से जाएगी, O से जाएगी E तक, E से D, D से C, C से B, B से A, then फिर L and M, फिर N एंड फिर से O तक जाएगी। तो क्या बोला गया है, ये इन्फॉर्मेशन कैसे पास होगी, ऐसे, ठीक है। So if this chain is broken then there are chances of communication gap in the organization। तो क्या बोला गया है कि अगर ये चेन किसी तरह से टूट जाती है तो क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। But sometimes following scalar chain become a long process and if some important information has to be passed it get delay। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कुछ केसेस ऐसे है कि ये जो स्केलर चेन वाली प्रोसेस है ये काफ़ी लंबी है, ठीक है। तो अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है किसी को तो इससे क्या होगा कि अगर हम ये स्केलर चेन वाली प्रोसेस फॉलो करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन थोड़ी डिले हो जाएगी, ठीक है। सो इन केस ऑफ एमरजेंसी एंड अर्जेंट इंफॉर्मेशन फ्यूल परमिटेड अ शॉर्टकट इन द चेन विच इज़ कॉल्ड गैंग प्लैंक। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई एमरजेंसी वाली सिचुएशन है, कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन हमें बहुत जल्दी किसी तक पहुंचानी है तो उसमें क्या बोला गया है, ये उसमें फ्यूल ने शॉर्टकट इंट्रोड्यूस किया, वो है गैंग प्लैंक। So gangplank permits direct communication between the employees working in the different position without following the scalar chain। गैंगप्लैंक क्या है कि हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे किनसे, एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनसे हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन, मतलब हम स्केलर चेन को फॉलो नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए, ठीक है। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएंगे इस प्रिंसिपल के, नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन,
अगर हम स्केलर चेन को फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा ऑर्गेनाइजेशन में। सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक फ्लो से चलेगी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके, देयर मे बी अ कम्युनिकेशन गैप, अगर हम इसे ना फॉलो करें तो क्या पता कम्युनिकेशन गैप आए। नो क्लैरिटी इन द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, तो किस अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में कोई भी क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, बट इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल दैट इज फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना, ऑर्डरली अरेंज करना मैंस को भी और मटीरियल्स को भी, ठीक है। जहाँ पे भी उनकी प्लेस है, जहाँ पे भी उसे होना चाहिए, वहाँ पे उन्हें ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, ठीक है। सो फ्यूल इंसिस्ट दैट देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड प्लेस टू कीप एवरी मटीरियल एंड थिंग्स यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फिक्स्ड प्लेस। तो क्या बोला गया है कि फ्यूल क्या इंसिस्ट कर रहा है कि जो भी मटीरियल को जहाँ पे होना चाहिए उसे वहीं पे उसकी प्लेस पे रखो, ठीक है। जो भी मैन है, मतलब जहाँ पे जिस इंसान की ज़रूरत है उसे सिर्फ वही वर्क प्रोवाइड करो, ठीक है। मतलब हर एक चीज़ को उसकी एक परफेक्ट फिक्स प्लेस पे रखना, उसे परफेक्ट सीट देना, परफेक्ट कैबिनेट प्रोवाइड करना उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो दैट नो टाइम एंड एनर्जी इज़ वेस्टेड इन सर्च ऑफ एनी मटीरियल और एनी पर्सन, ताकि क्या हो, किसी भी चीज़ की सर्च के अकॉर्डिंग, मतलब किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए, किसी मटेरियल को ढूंढने के लिए या किसी इंसान को ढूंढने के लिए हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अगर परफेक्ट मतलब किसी के पास प्रॉपर एक कैबिन है तो हमें पता चल जाएगा कि उस मैनेजर का वो कैबिन है, हमें अगर उनकी ज़रूरत है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उस पर्सन के पास जाएंगे, ठीक है। अगर हमें पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है तो हम डायरेक्ट वहाँ से जाके अपनी चीज़ ले लेंगे, किसी उसकी सर्च में हम क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएंगे, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल, इससे क्या होगा, टाइम की वेस्टेज नहीं होगी। स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली और सिस्टमेटिक वे से वर्क करेगी। कॉन्सिक्वेंसेज क्या आएंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी इन द सर्च ऑफ द मैन एंड मटेरियल, अगर हम इस रूल को ना फॉलो करें प्रिंसिपल को तो क्या होगा, हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी किसी भी मैन और मटेरियल को ढूंढने में, ठीक है। सो नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट अ राइट टाइम, अगर हमें किसी बंदे को कॉन्टैक्ट करना है तो वो हम उससे क्या नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, सही टाइम पे हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 11th प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या रेफर कर रहा है, सो इक्विटी रेफर टू काइंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू द एम्प्लॉयज़। इक्विटी किस चीज़ को रेफर कर रहा है, काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ जो हम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। तो क्या बोला गया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने मैक्सिमम एफर्ट तब भी पे करेंगे जब उन्हें काइंडनेस और जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। If a manager is biased in the dealing with employees, then employees will get dissatisfaction and will not contribute their maximum capacity. तो क्या बोल रहे हैं कि अगर जो मैनेजर है वो बाइस्ड रहेगा किनके साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ क्या रहेंगे, वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, कोई भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अपना ऑर्गेनाइजेशन में नहीं दे पाएंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट मीन equal salary to a peon and supervisor, but equity means application of same disciplinary rules, leaves rules in the same way irrespective of their grade, position and gender. तो क्या बोल रहे हैं, इक्विटी ये चीज़ रेफ़र नहीं कर रही कि आप पेयन और सुपरवाइज़र को सेम सैलरी प्रोवाइड करो, पर वो किस चीज़ को रेफ़र कर रही है कि अगर डिसिप्लिनरी रूल्स बनाए गए हैं तो वो सुपरवाइज़र भी फॉलो करे और पेयन भी फॉलो करे, तो वो दोनों के लिए बने हैं। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वो रूल पेयन ही फॉलो करेगा, सुपरवाइज़र फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अगर लीव रूल्स है वो भी सेम वे होने चाहिए, ग्रेड, पोजीशन एंड जेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनलिटी। तो इक्विटी क्या बोल रहा है कि किसी भी तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी जेंडर को लेकर, मतलब मेल फीमेल को लेके जा, रिलीजन को लेके जा, लैंग्वेज वगैरह को लेके किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है, मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़।
ये क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ का मोरल, उन्हें मोटिवेट करेगा और उन्हें मोरल बूस्ट अप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाइड, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, डिससेटिस्फेक्शन इन एम्प्लॉयज़, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होगी किन में, एम्प्लॉयज़ में। अनहेल्दी रिलेशनशिप होगा किसका, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल्स, इफ़ रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र, ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र को। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज़। तो क्या बोल रहा है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें क्या प्रोवाइड करे, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। बिकॉज विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर द जॉब द एम्प्लॉयज़ कान कॉन्ट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम, क्योंकि क्या है कि अगर उन्हें रहेगा कि अगर जॉब से रिलेटेड उन्हें इनसिक्योरिटी रहेगी तो वो क्या करेंगे, अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र रोटेशन शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड, और क्या बोल रहा है कि फ्रीक्वेंट जो ट्रांसफ़र रोटेशन है एम्प्लॉयज़ का उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट टेक सम टाइम टू अ पर्सन टू लर्न एंड गेट सेटल ऑन अ जॉब। तो क्या बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर एक बंदे को थोड़ा टाइम लगता है लर्न करने में, सेटल होने में किसी एक जॉब में। एंड बाय द टाइम ही गेट सेटल एंड ही रिसीव ट्रांसफर ऑर्डर देन इट विल बी द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज एंड एम्प्लॉय विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट हिज बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोल रहा है कि अगर वो सेटल हो जाए, ठीक है, किसी जॉब में वो कंफर्टेबल है, तो आप उसका ट्रांसफ़र कर दो, तो इससे क्या होगा, उसे भी प्रॉब्लम होगी और आपकी रिसोर्सेज भी वेस्ट जाएंगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना बेस्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएंगे, इम्प्रूव एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, ये क्या करता है, एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी लेवल इम्प्रूव करता है। और नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, इससे क्या होगा, टाइम एंड रिसोर्सेज में भी कोई भी वेस्टेज नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा इसका, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग द न्यू जॉब, क्या होगा कि नई जॉब को से रिलेटेड चीज़ें याद करने में उसे क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे उसमें, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़ भी क्या रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और डिससेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 13th प्रिंसिपल हमारा क्या है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। तो इनिशिएटिव किसे रेफर कर रहा है, फर्स्ट स्टेप विद द मोटिवेशन, मतलब कि हमें क्या है, अपना फर्स्ट स्टेप ही क्या करना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन के साथ लेना चाहिए। फ्यूल सजेस्ट दैट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग प्लान। फ्यूल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में उसे इतनी अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, किसी भी ऑब्जेक्टिव को लेकर अपना क्या कर सके, प्लान बना सके। It gives immense satisfaction to employees, so manager must welcome the suggestion and ideas of employees before framing the plan। तो क्या बोल रहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे, मैनेजर अगर ऐसा कर रहा है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कुछ मतलब कि अपने व्यूज़ सजेस्ट करने के, तो इससे क्या होगा, उनमें क्या होगी, कुछ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा वो अपने एम्प्लॉयज़ को। और उन्हें मैनेजर को क्या चाहिए कि वो उसकी सजेशन भी ले, एम्प्लॉयज़ की सजेशन लेगा अगर वो, तो उससे में उसे क्या होगा, प्लान बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। सो द इनिशिएटिव डज नॉट मीन डिसओबीडेंस। वंस डिसीजन आर टेकन बाय द मैनेजमेंट देन एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट। तो क्या बोल रहे हैं, इनिशिएटिव का ये मतलब नहीं है कि वो क्या करे, डिसओबीडेंस क्रिएट करें। उसका मतलब है कि अगर एक बार मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया तो हर एक एम्प्लॉय को ये फॉलो करना पड़ेगा, वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय सजेशन और नॉट, चाहे वो एम्प्लॉयज़ की सजेशन के अकॉर्डिंग है और ना हो, ठीक है। ये उसका ड्यूटी है कि वो क्या करे, अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग उसके डिसीजन को फॉलो करे। नेक्स्ट है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल। पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा, एम्प्लॉयज़ अचीव द टारगेट ऑन टाइम, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, टारगेट अपना टाइम पे अचीव कर पाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, एम्प्लॉय विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपना वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डीमोटिवेशन क्रिएट होगी एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रिंसिपल क्या है, स्पिरिट द कॉर्प्स। सो मैनेजमेंट मस्ट इंकरेज एंड प्रमोट
टीम स्पिरिट एंड यूनिटी। तो क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट को हमेशा किस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, टीम स्पिरिट को और यूनिटी को। सो दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बोलेगा, ये चीज़ क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में लेके आएगा। और मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। मैनेजर को क्या चाहिए कि वो आई को विद के साथ रिप्लेस करे, मतलब कि हर एक काम उसे खुद ही नहीं करना, ठीक है, मतलब हर एक डिसीजन वो खुद ना ले, सभी को इकट्ठा लेकर वो उनकी सजेशन भी ले। दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम एंड मेम्बर्स। तो इससे क्या होगा कि उनका म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, ठीक है, वो क्रिएट होगा, और बिलोंगिंगनेस इन अमंग द टीम मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएंगे, डेवलप टीम स्पिरिट। इससे क्या होगा, टीम स्पिरिट डेवलप होगी। अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल को हम क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके, टीम गोल में नॉट बी अचीव। टीम गोल जो है क्या पता हम उसे अचीव ना कर पाएँ। नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअल। अगर टीम स्पिरिट नहीं रह पाएगी तो क्या होगा, किसी एक इंडिविजुअल पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ठीक है। विद दिस आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फिनिश्ड। थैंक यू।